नमस्कार और इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो आयरलैंड की राजधानी से बस 7 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आखिर एक छोटा सा द्वीप अमेरिका की उन कुख्यात और लंबी कस्टम लाइनों से कैसे बच जाता है? चलिए लॉजिस्टिक्स के इस शानदार केंद्र के पीछे के राज खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इस द्वीप का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कैसे बन गया। तो इस एक्सप्लेनर में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो हैं आयरलैंड का ट्रांस अटलांटिक गेटवे, 2 हब्स की कहानी, यूएस प्री क्लियरेंस का फायदा, पैसेंजर कैप का ड्रामा और अंत में भविष्य के लिए इसके विस्तार की योजनाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, आयरलैंड का ट्रांस अटलांटिक गेटवे। इस सरकारी स्वामित्व वाली सुविधा का स्केल देखना सच में हैरान करने वाला है। डब कोर्ट से जाना जाने वाला ये एयरपोर्ट, जिसे डा ऑपरेट करता है, कॉलिंस टाउन में है। ये जगह डबलिन से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है और जरा सोचिए, यहां से दुनिया भर के 190 से ज्यादा डायरेक्ट रूट्स जुड़े हैं। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक फैले आयरिश टूरिज्म और बिजनेस के लिए एक बहुत बड़े इंजन की तरह काम करता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, 2 हब्स की कहानी। यहाँ का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि ये एयरपोर्ट अपने ऑपरेशंस को 2 बिल्कुल अलग तरह के यात्रियों के हिसाब से बड़ी चतुराई से बांटता है। एक तरफ है टर्मिनल 1, जो रायन एयर जैसी यूरोप की सबसे बड़ी अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन का बेस है, यानी बजट फ्रेंडली और छोटी दूरी की उड़ानें यहां से चलती हैं। और फिर आता है टर्मिनल 2, जो एयर लिंगस का प्राइमरी बेस है। ये उन लोगों के लिए एक लग्जरी हब का काम करता है जो फुल सर्विस लंबी दूरी की ट्रांस अटलांटिक यात्रा कर रहे होते हैं। ये पूरा सेटअप एक डुअल पावर हाउस की तरह चलता है। टर्मिनल 2 की बात करें तो 2010 में खुले इस टर्मिनल का डिजाइन वाकई फ्यूचरिस्टिक और काफी ब्राइट है। इसकी कर्व्ड आर्किटेक्चर देखने लायक है। इसे विशेष रूप से एयर लिंगस और अमेरिकन एरियर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। असल में यही वो जगह है जिसने इस एयरपोर्ट की छवि को पूरी तरह बदल दिया और इसे एक मॉडर्न, एफिशिएंट और लग्जूरियस ट्रांस अटलांटिक गेटवे के रूप में पहचान दिलाई। जो हमें लाता है हमारे तीसरे सेक्शन पर, यूएस प्री क्लियरेंस का कूटनीतिक फायदा। ये काफी कमाल की बात है। डबलिन उत्तरी अमेरिका के बाहर उन बहुत ही गिने चुने एयरपोर्ट्स में से एक है जहां यूएस बॉर्डर प्री क्लियरेंस की सुविधा मौजूद है। इस व्यवस्था का सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका जाने वाले यात्री अपनी फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही यहीं पर अमेरिकी कस्टम, इमिग्रेशन और एग्रीकल्चरल इंस्पेक्शन क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप 1, आयरलैंड में ही अपने अमेरिकी इंस्पेक्शन क्लियर कर लीजिए। स्टेप 2, आराम से अपनी ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट में बैठिए। और स्टेप 3, जब विमान अमेरिका में लैंड करेगा तो यात्री एक डोमेस्टिक पैसेंजर की तरह उतरेंगे। है ना कमाल का आइडिया? यानी यूरोप के इस पश्चिमी छोर पर ही सारी औपचारिकता पूरी करके अमेरिका पहुंचते ही उन लंबी और थका देने वाली कस्टम्स की लाइनों से पूरी तरह बचा जा सकता है। लेकिन इस बड़ी सफलता के साथ कुछ अड़चनें भी आती हैं। आइए देखते हैं सेक्शन 4, पैसेंजर कैब ड्रामा। 32 मिलियन यानी 3.2 करोड़। अब ये नंबर यहाँ के एक ऐतिहासिक और काफी विवादित नियम को दर्शाता है। असल में 2007 में एक पैसेंजर प्लानिंग रिस्ट्रिक्शन लागू की गई थी, जिसका शुरुआती मकसद था एयरपोर्ट के आसपास के लोकल ट्रैफिक और भीड़भाड़ को कंट्रोल करना। और इसकी लिमिट रखी गई थी 32 मिलियन पैसेंजर्स हर साल। और जैसे ही यात्रियों की संख्या इस लिमिट को छूने लगी, यह एयरपोर्ट एक बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन गया। यहाँ एक बड़ा गतिरोध चल रहा है। एक तरफ पर्यावरण समूह है जिनका पूरा फोकस इस बात पर है कि लोकल रोड ट्रैफिक और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रायनेर जैसी एयरलाइंस हैं जो ये दावा कर रही हैं कि इस कैप को हटाना और एयरपोर्ट का विस्तार करना यहाँ की इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में हम निष्पक्ष रूप से इन दोनों पहलुओं को सामने रख रहे हैं। तो इस स्थिति का हल क्या है? आइए देखते हैं सेक्शन 5, भविष्य के लिए विस्तार। इस पैसेंजर कैब वाले ड्रामे को सुलझाने के लिए अब नए कानून पेश किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य इस पुरानी 32 मिलियन की लिमिट को आधिकारिक तौर पर समाप्त करना और इस फैसिलिटी को सुरक्षित रूप से 40 मिलियन पैसेंजर्स तक एक्सपैंड करने की अनुमति देना है। और इस बढ़ती क्षमता को संभालने के लिए एयरपोर्ट ने हाल ही में 320 मिलियन यूरो की लागत से अपना एक नया 3.1 किलोमीटर लंबा पैरेलल रनवे खोला है। इसका सीधा असर ये होता है कि फ्लाइट्स की देरी काफी हद तक कम हो जाती है।
साथ ही अब यहाँ दुनिया के सबसे बड़े विमान भी आसानी से लैंड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रतिबंध के। हवा के साथ साथ ग्राउंड कनेक्टिविटी भी उतनी ही अहम है। फिलहाल ये एयरपोर्ट किसी रेल नेटवर्क से जुड़ा नहीं है, लेकिन इन करोड़ों यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये यूरोप के सबसे मजबूत 24/7 एक्सप्रेस बस नेटवर्क पर निर्भर करता है। डबलिन एक्सप्रेस और एयरकोट जैसे ऑपरेटर्स यहां दिन रात काम करते हैं, जो सीधे डबलिन सिटी सेंटर और पूरे आयरिश गणराज्य को कनेक्ट करते हैं। और हाँ, भविष्य के लिए एक रेल लिंक, मेट्रो लिंक का भी बहुत जोर शोर से इंतजार किया जा रहा है, जो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे बुनियादी ढांचे की ये रुकावटें और पुराने लिमिट्स हटाए जाएंगे और प्रस्तावित मेट्रो लिंक जैसी सुविधाएं जुड़ेंगी, ये अनोखा ट्रांस अटलांटिक पावर हाउस आखिर कितना बड़ा रूप ले सकता है? क्या आने वाले वक्त में ये यूरोपियन एविएशन की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देगा? सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।